तो बच्चों, इससे पहले हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप के जो भी क्षेत्रक थे हमारे, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम जो है देखिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित व्यवसाय को निम्नलिखित व्यवसाय को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित करना है। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ काम दिए हुए हैं, लोगों के काम दिए हुए हैं, उनको आपको जो है डिवाइड करना है और बताना है कि वो कौन कौन से क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दर्जी है, कुम्हार है, कुरियर व पहुँचाने वाला है, पुजारी है, टोकरी बनाने वाला हो गया, ठीक है, मधुमक्खी पालक हो गया, फूल की खेती करने वाला हो गया, दिया सलाई कारखाने में काम करने वाला मजदूर हो गया, अंतरिक्ष यात्री हो गया, दूध विक्रेता हो गया, महाजन है, कॉल सेंटर कर्मचारी और मछुआरा और माली। तो ये जो आपको ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एक लिस्ट बना लेनी है, उसमें आपको इन नामों को रखना है। ठीक है, और मेरे को ये होमवर्क के रूप में आपको करके मेरे को दिखाना है कि कौन कौन से ये क्रियाकलाप में आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तीनों क्षेत्रकों की तुलना हम करते हैं। अगर हम तीनों क्षेत्रकों की तुलना करें तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्षेत्र कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर हम तीनों क्षेत्रों की बात करें तो तीनों क्षेत्रों में बहुत सारा उत्पादन कार्य होता है और काफ़ी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हम इसमें देखते हैं। तो अगर हम तीनों क्षेत्रों की मिला के बात करें, कृषि से संबंधित कामों की बात करें और जो द्वितीयक क्षेत्रों की बात करें और सेवा क्षेत्रों की बात करें, तो इन सारों में जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितनी भी सेवाएं उत्पादित की जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा भाग ये हो जाता है हमारे सामने का। ठीक है, और इसके बाद में हम देखें कि इन वस्तुओं और सेवाओं में बहुत सारे लोग भी जब इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है पूरे देश के अंदर, तो इसमें जो लगे हुए लोग हैं वो भी पूरी जनता डिवाइड है, पूरी जनसंख्या हमारी डिवाइड है इन क्षेत्रों के अंदर कि किस किस क्षेत्र में कितने कितने लोग लगे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग इन कार्यों में लगे हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे की निर्भरता से ही देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। अब हम प्रत्येक क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बिना एक दूसरे के सहायता के ये कार्य जो है संपूर्ण नहीं हो सकते। प्राथमिक क्षेत्र कहीं ना कहीं द्वितीयक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, द्वितीयक क्षेत्र कहीं ना कहीं तृतीयक क्षेत्र से जुड़ा है। अब ये जुड़े हुए कैसे हैं? अब मैंने बताया ही था, अगर हमारे को चीनी बनानी है तो गन्ने का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और गन्ना किस चीज़ से बना हुआ है? गन्ना जो है हमारा खेती से आता है। खेती काहे का? प्राथमिक संसाधन में आती है, प्राथमिक क्रियाकलाप में आती है, और उससे जो हमने चीनी बनाई है वो द्वितीय क्रियाकलाप में आ रही है। अब चीनी को क्या करना है? हमारे को बेचना है, तो बेचने वाला जो काम है वो किस में आ रहा है? तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आ रहा है, एक सेवाओं के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो सेवाएं, तो इस प्रकार से अगर हम देखें किसी भी कार्य को, तो वो सारे जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन तीनों को आपस में संबंध बना के कार्य करना पड़ता है। अगर हम भारत की जीडीपी की बात करते हैं, भारत के जीडीपी में प्रत्येक क्षेत्र का कितना भाग है, तो जीडीपी समझने के लिए पहले मैं बता देता हूँ। जीडीपी क्या होता है कि पूरे देश में तीनों क्षेत्रकों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, जो भी उत्पादन किया जाता है, जितना भी हमारे को मूल्य प्राप्त होता है, वो सारा हमारा जीडीपी कहलाता है। तो प्राथमिक क्षेत्रों में अगर हम बात करें 1950 से और वर्तमान समय की, मैंने 1950 के आंकड़े लिए हैं, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कृषि से संबंधित कामों में कितने ज़्यादा प्रोडक्शन था प्रत्येक क्षेत्र का? 50 से 55% जो है प्रोडक्शन जीडीपी में योगदान किसका था? प्राथमिक क्षेत्रों को का था। और प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान 50 से 55% था। वर्तमान में कितना है अब समय? 17%। देखिए 17%, 50 से 17%, यानी कि इसका जो योगदान है वो घटा है। प्राथमिक क्रियाकलापों का योगदान आज के समय में जीडीपी में घटा है। और कितना प्रतिशत घटा है? देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 33% घट गया है। तो कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्रों में कमी आई है हमारे यहाँ देखने में। द्वितीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो 1950 में इसका प्रोडक्शन जो जीडीपी में इसका भाग जो था वो 20% था। ठीक है, और आज वर्तमान में इसका जो अगर हम बात करें तो 31% है, यानी कि इसमें 11% की बढ़ोतरी हुई है। तो द्वितीय क्षेत्रों में लोग अब ज़्यादा जा रहे हैं प्राथमिक क्षेत्रों को की तुलना में। ठीक है, तो पहले प्राथमिक क्षेत्रों में ज़्यादा लोग लगे हुए थे, इसीलिए ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, इसीलिए ज़्यादा योगदान दिया जाता था प्राथमिक क्षेत्रों में। हम पहले ही बोलते थे कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश कैसे बन गया? ऐसे ही तो बना कि भाई इतने सारे जो योगदान है वो कृषि से ही आ रहा है, इसीलिए कृषि प्रधान देश कहलाता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें
तो पहले इसका योगदान था 33%, ठीक है, 1950 में, और आज की तुलना में हम देखें 53%, यानी कि 50% से भी ऊपर ये जा रहा है। और कितना, 20% की बढ़ोतरी इसमें हुई है। तो कहीं ना कहीं हम देखें, तृतीय क्षेत्र जो है हमारा, तृतीय क्रियाकलाप जो है, सेवा वाला जो क्षेत्र है, वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। आगे आने वाले समय में इसका जो योगदान है और भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं प्राथमिक क्षेत्रों को, द्वितीय क्षेत्रों को से शिफ्ट होकर अब कहाँ आ रहे हैं, वो तृतीय क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम देखो ज़्यादातर जो है लोग सेवाओं वाले कार्यों में ज़्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही जनसंख्या का अगर हम इसके वितरण की बात करें, तो प्राथमिक क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या लगी रहती है, तृतीय क्षेत्रों में कम जनसंख्या लगी हुई है। लेकिन अब ये जनसंख्या जो है इधर शिफ्ट हो रही है तृतीय क्षेत्रों के अंदर, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना। अब हम यह ध्यान देने वाली बात है कि यदि प्रत्येक क्षेत्र उत्पादित प्रत्येक वस्तु और सेवाओं की गणना करे, प्रत्येक वस्तु और सेवाओं की गणना करे, तो ये एक बहुत बड़ा जटिल कार्य हो जाता है। अगर हम बात करें कि तीनों क्षेत्रों में कितनी सारी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, कितनी सारी सेवाएं उत्पादित हुई हैं, तो अगर हम उनको सारों को जोड़ें, उनको देखें, तो उनको जोड़ना ही अपने आप में एक बहुत जटिल कार्य हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना करते हैं। इन सब की गणना करने की बजाय हम क्या करेंगे कि हम केवल प्रत्येक क्षेत्र की अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य ज्ञात कर लेंगे, कि हमें कैसे पता लगे कि हमने कितना कमाया है, कितना हमारे को मिला है, कितना प्राप्त हुआ है। तो अगर हमारे को एक पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए पहले हमारे को प्लास्टिक ढूंढनी पड़ेगी, उसके लिए कारीगर ढूंढने पड़ेंगे, उसके लिए मशीन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ना जोड़कर हम केवल पेन की कीमत को जोड़ लेते हैं, ठीक है। इससे हमारे को पता लग जाता है कि पेन में सारी जितनी भी चीज़ें अब तक हुई हैं उसमें सबका मूल्य जुड़ जाता है। इसीलिए हम अंतिम वस्तुओं का उपयोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, अंतिम वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो अब जैसे देखिए कि गेहूं है, गेहूं से हमने आटा बनाया, किसान ने गेहूं उगाया, किसान को गेहूं का रेट जितना भी तय किया, 8 रुपये किलो या 10 रुपये किलो, जो भी वो तय करना चाहता है, जो भी सरकार जो तय करती है, ठीक है, उससे पता लगता है, ठीक है। तो अब हम उससे क्या, हमने आटा बना लिया, और आटे से हमने क्या बनाया, बिस्किट बना लिया। अब हम इन तीनों चीज़ों का मूल्य ना जोड़कर केवल बिस्कुट का मूल्य जोड़ेंगे कि बिस्कुट कितने रुपए का मिल रहा है। अब मान लीजिए सारी चीज़ों में, मान लीजिए 8 रुपये गेहूं में लगा, 2 रुपये पिसाई का लगा, और बिस्कुट बनाने में 3 रुपये लग गया या 4 रुपये लग गया, तो टोटल मूल्य कितने का, 8 और 2 10 और 3 13, और 2 रुपये मजदूर का लगा के 15 रुपये का, मान लीजिए एक बिस्कुट का पैकेट 15 रुपये का पड़ा। तो इन सारी चीज़ों की गणना ना करेंगे, हम इनकी गणना नहीं करेंगे, इनको छोड़ देंगे। हम करेंगे जो अंतिम मूल्य है 15 रुपये जो है उसकी गणना करेंगे। क्यों? क्योंकि इन सब का जो मूल्य है, इन सब का मूल्य हमारे को बिस्कुट में मिल जाता है। इसीलिए जो है बिस्कुट क्या है, एक अंतिम वस्तु है। बिस्कुट क्या है, अंतिम वस्तु है, और ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, ठीक है। तो हम मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं देखते, हम जो है अंतिम वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करते हैं। ऐसी सेवाओं की बात हो जाती है। तो ये सारे जो है हमारी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य इन सब चीज़ों में समाहित होता है, ठीक है। तो अब पता लग गया होगा अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना हमारे किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। धन्यवाद।